कल हमने देखा कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाले क्लाइंट यूजर एंटिटी जिसके हम ऑडिटर हैं, यूजर ऑडिटर। अब एज अ यूजर ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कल हमने बात यहां खत्म की थी, आज यहीं से वापस शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो कल हमने देखा कि भाई हम एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने गए जिसने अपने फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया है। तो पहली बात तो हमको ये देखना है कि नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस क्या है जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि इफेक्ट पड़ रहा हो यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पर और उस इंटरनल कंट्रोल पर जो हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट है। और अगर फर्क पड़ रहा है तो मैं उसकी आरओएमएमएस चेक करूं सो दैट मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूं। इतना सिंपल फंडा है। देखो अब आप अंडरस्टैंड करूंगा मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, एनालाइज करूंगा मैं इफेक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, उससे मुझे पता पड़ेगी कि आरओएमएमएस बढ़ रही है या घट रही है, और उससे फिर मैं जनरेट करूंगा रिस्पॉन्स। यानी रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा मतलब मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट उस हिसाब से डिटरमाइन करूंगा जिस हिसाब से आरओएमएस आएगी। अंडरस्टैंड करूंगा नेचर एंड सर्विस को। तो आप देखो एक एक चीज को बढ़ाते जाओ। अंडरस्टैंड करूंगा नेचर एंड सर्विस ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज करूंगा इफेक्ट ऑफ दैट ऑन इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सो दैट मैं आरओएमएस असेस कर सकूं, so that I can assess the risk of material misstatement and then I can generate रिस्पॉन्स। और मैं वहां से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकूं मतलब मैं अपनी प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड कर सकूं। अब आप मुझे बताइए इस ऑडिट ऑब्जेक्टिव में रखने लायक क्या चीज है? अंडरस्टैंड करूंगा मैं एंटिटी को, इफेक्ट देखूंगा मैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पर, आरओएमएमएस में असेस करूंगा और उसके बाद मैं रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा। मैं यही तो कर रहा हूं। सिंपल, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब ऐसे में मान लो मुझे ये पता लग गया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यूज करने के कारण सिग्निफिकेंट प्रोसेस अफेक्ट हो रही है, सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट हो रहा है। तो मुझे इंटरनल कंट्रोल को अगर इवेल्युएट करके और आरओएमएमएस डिसाइड करनी हो तो अब मैं वहां जाकर इंटरनल कंट्रोल तो टेस्ट नहीं कर सकता। आपको मालूम है हम जब इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं एक बात करते हैं RAP, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और उसके बाद हम बोलते हैं, हम लगाते हैं FAP जिसे बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो होती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड ऑल दैट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स।
सब्सटेंटिव प्रोसीजर में होती है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। याद आया कुछ इंटरमीडिएट? सिंपल है। आरएपी मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट से पूछताछ कर करके ये पता लगाना कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसे कहते हैं आरएपी। लेकिन मैनेजमेंट से पूछताछ करने से तो कुछ नहीं होता ना बाबू। अकेली मैनेजमेंट से पूछताछ करके क्या होगा? जो मैनेजमेंट ने बताया है उस पर टेस्ट भी तो लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं लगाता हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों चीजें मैं यहां लगा लेता था जब तक इंटरनल कंट्रोल यहां था। तो साला इंटरनल कंट्रोल ही कहाँ है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। मैं क्या करूं? तो एक ही तरीका बचता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये लिख कर दे दे कि उनका कंट्रोल कैसा है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करके इंटरनल कंट्रोल के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दे। उसकी रिपोर्ट पे मैं भरोसा करके अपनी ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन कर लूं, क्योंकि मैं तो अब वहां जाकर आरएपी और टीओसी लगा नहीं सकता। आरएपी में क्या होता है? आरएपी में पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन अच्छा है और इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड भी है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल को हमने टेस्ट करके इफेक्टिव भी पाया। अब आप समझने की बात करें और ये समझने की कोशिश करें भाई साहब कि ना आप आरएपी लगा रहे हैं ना आप टीओसी लगा पा रहे, क्योंकि वहां पर बंदा जा नहीं सकते। तो उनका ऑडिटर आरएपी भी लगा दे, उनका ऑडिटर टीओसी भी लगा दे और आरओपी और टीओसी लगाने के बाद हमें रिपोर्ट दे दे, हम उस रिपोर्ट पे भरोसा कर लेंगे, तो हमारा इंटरनल कंट्रोल का लफड़ा खत्म हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं अगली स्लाइड पे जाने के लिए। यानी अब तक की स्टोरी क्या है? अब तक की स्टोरी ये है कि सीए घनघोर जो है वो पहुंचे हैं की स्टोरी ये है कि सीए घनघोर जो है वो पहुंचे हैं सी लिमिटेड में और सी लिमिटेड ने अपना पूरा परचेज सेल और एचआर आउटसोर्स कर रखा है। अब सीए घनघोर के साथ प्रॉब्लम ये है कि परचेज सेल और एचआर के ट्रांजैक्शन पर वो अगर अपनी टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना चाहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना चाहते हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहते हैं, तो इनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड कैसे करें जब तक कि यहां पर ROMMS रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिफाइन ना हो जाए। और ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सिर्फ तभी आइडेंटिफाई हो पाएगी जब मुझे ये मालूम हो आरएपी लगाकर कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे ये पता चल जाए टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा करके कि क्या वाकई में जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कंट्रोल मौजूद है। चूंकि मिस्टर घनघोर तो यहाँ जा नहीं सकते, इसलिए सी लिमिटेड के तो ऐसे 50 क्लाइंट होंगे, सी लिमिटेड ने 50 क्लाइंट के 50 ऑडिटर के लिए अपने इंटरनल कंट्रोल का एक ऑडिट सर्विस ऑडिटर से करवा लिया
कि आप मेरे इंटरनल कंट्रोल पे आरएपी और टीओसी लगा के रिपोर्ट दे दो, ये लोग उस रिपोर्ट पे भरोसा करके अपना काम चला लें। ये बैकग्राउंड है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड है, तो ये आज के लेक्चर का बैकग्राउंड है। अब शुरू होगा आज का लेक्चर। सर्विस ऑडिटर दो तरीके की रिपोर्ट मिल सकता है। टाइप 1 रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर दो तरीके की रिपोर्ट दे सकता है। एक टाइप 1 रिपोर्ट, एक टाइप 2 रिपोर्ट। अब टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, गहन चर्चा का विषय है कि टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने दो वर्ड पढ़े थे इंटरमीडिएट में, आरएपी एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इन दो वर्ड्स का टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप खुद ही देखना टाइप 1 रिपोर्ट में ऑडिटर क्या रिपोर्ट करता है। टाइप 1 रिपोर्ट में ऑडिटर डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्शन prepared by management of the service organization एक मिनट, a description prepared by management of service organization at control objective and related control that have been designed and implemented as specified date। क्या दे रहा है रिपोर्ट में? एक डिस्क्रिप्शन जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है। किसके मैनेजमेंट ने? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है कि उनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है और उनके रिलेटेड कंट्रोल क्या है, और वो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड मिले मुझे उस दिन जिस दिन मैंने ऑडिट किया। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि मैं जिस स्पेसिफाइड डेट पर वेरीफाई करने गया, मैंने उन कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज किया और उन रिलेटेड कंट्रोल्स को एनालाइज किया जिनका डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर किया है कि हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये हैं और हमारे रिलेटेड कंट्रोल ये हैं, मैंने उन्हें देखा और पाया कि वो डिजाइन भी है और इम्प्लीमेंटेड भी है। पहली बात, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने यूजर एंटिटी को बताया होगा कि ये हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम आपके प्रोसेस को ऐसे ऐसे कंट्रोल करते हैं। हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से यही चाहते थे कि मैनेजमेंट जो बता रहा है कि उनके ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट जो बता रहा है कि उन्होंने इतने कंट्रोल लगा रखे हैं, क्या वो कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं ऑन स्पेसिफाइड। घनघोर बोल रहा है, घनघोर के लिए जो सर्विस ऑडिटर है, सर्विस ऑडिटर घनघोर को अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि भाई इस दिन मैं वहां गया,
मैंने वहां पाया कि मैनेजमेंट ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है और मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर किया है अपना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल, वो मुझे डिजाइन भी मिले और इम्प्लीमेंट भी मिले, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टेंस से क्या होता है? क्या वो इफेक्टिव भी है? A report by service auditor with the objective of conveying reasonable assurance that includes the service auditor's opinion on description of the service organization system, control objective and related control to achieve the specific control objective. वैसे थोड़ी याद होगा ये, 2 मिनट में याद करवाता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, ये एक सर्विस ऑडिटर है। पहले इसने कहा कि मैनेजमेंट ने जो डिस्क्राइब किए या प्रिपेयर किए, क्या? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल। जरा इसको समझना। तुम सैलरी प्रोसेस कर रहे हो, हाँ, तुम्हारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके यहाँ से जितना डेटा हमारे पास आ रहा है उसकी एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो जाए, किसी की अटेंडेंस ना छूट जाए, किसी की लीव डिडक्शन ना छूट जाए, किसी का लोन डिडक्शन ना छूट जाए, किसी का टीडीएस डिडक्शन ना छूट जाए। ये सारे हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, तो ये आपके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके लिए आपने रिलेटेड कंट्रोल क्या क्या लगा रखे? सर हमने रिलेटेड कंट्रोल ये लगा रखे कि जो आपकी बायोमेट्रिक्स का डेटा होता है वो हम मैन्युअली फीड नहीं करते हैं, वो बायोमेट्रिक्स का डेटा एज इट इज इंपोर्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, और वो हमारे सॉफ्टवेयर में जब बायोमेट्रिक्स का अटेंडेंस डेटा आ जाता है ना, उसके बाद पूरी सैलरी बन जाती है। सैलरी बनने के बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस पूरी प्रोसेस को देखता है कि हर आदमी की सैलरी सही आ रही नहीं, कुछ सैंपल लेकर वो अपनी टेस्ट भी लगा के देखता है कि सही कैलकुलेशन हो रहे हैं या नहीं। दीज आर अवर रिलेटेड कंट्रोल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने जो हमको बताया कि ये कंट्रोल आप रखते हो, आप जी ऑडिटर बोलेगा कि ये तो आपने बताया कि यहाँ है, मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूँ और ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस दे सकूं कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का है, जो डिस्क्रिप्शन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का है, जो डिस्क्रिप्शन रिलेटेड कंट्रोल का है, और उससे जो स्पेसिफिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस दे देता हूं कि हाँ वो हो जाएंगे। मतलब मतलब बहुत क्लियर है। अब मैं यहां पर लगाऊंगा, सर्विस ऑडिटर लगाएगा अपनी ऑडिट प्रोसीजर, और इन ऑडिट प्रोसीजर को लगाने के बाद देगा रीजनेबल अश्योरेंस। और रीजनेबल अश्योरेंस ये देगा कि जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था, जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था सिस्टम का, जो इन्होंने डिस्क्राइब किए थे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, जो इन्होंने डिस्क्राइब किए थे रियल इंटरनल कंट्रोल, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर जाएंगे। मेरे हिसाब से इनका डिजाइनिंग बढ़िया है, इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया है। अगर ये प्रॉपरली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड रहे तो डेफिनेट सी बात है कि जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये बता रहे हो, जो रिलेटेड कंट्रोल ये बता रहे हैं, वो अचीव हो जाएंगे। ये मेरा रीजनेबल से। 1 मिनट, टाइप 1 रिपोर्ट क्या बता रही है? टाइप 1 रिपोर्ट बता रही है, ऑडिटर, जो सर्विस ऑडिटर है, वो ये कह रहा है कि मैंने मैनेजमेंट के द्वारा डिस्क्राइब किए गए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल को
डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड पाया, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड पाया। और उसके बाद मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद ये रीजनेबल अश्योरेंस लिया कि वही रिलेट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, वही रिलेटेड कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, ऐसा मेरा रीजनेबल अश्योरेंस है। एक रिपोर्ट दे रहा हूं मैं सर्विस ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग, और मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं आपको कन्वे कर सकूं कि मेरे पास एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि सर्विस ऑडिटर, मेरा एक रीजनेबल अश्योरेंस जो मैं अपने ओपिनियन में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर सिस्टम, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कंट्रोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। They will achieve the specific object. मेरा रीजनेबल एश्योरेंस। क्या आपको टाइप 1 रिपोर्ट समझ में आई? क्या आपको टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर कहीं भी ऐसा लगा कि ऑडिटर ने कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया? अच्छा, ये टाइप 1 रिपोर्ट में ऑडिटर ने किया क्या है? जाके मैनेजमेंट से बोला जरा अपना इंटरनल कंट्रोल डिस्क्राइब करो और उस इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करो। वो गया, उसने ऑब्जेक्टिव, उसने डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दे दिया, मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल दे दिया। इन्होंने पहले पार्ट में कह दिया हाँ जी, डिजाइंड भी है, इंप्लीमेंटेड भी है। अब उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर लगाई और आया कि हाँ भाई, लगता तो है, रीजनेबल एश्योरेंस तो है कि इंटरनल कंट्रोल जैसा डिस्क्राइब किया गया है और इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उस कंट्रोल के, उसको अचीव कर लेंगे। क्या मैं टाइप 1 रिपोर्ट से आगे बढ़ूं? मुझे इजाजत दी जाए कि मैं टाइप 1 रिपोर्ट से आगे बढ़ूं? शुड आई गो टू टाइप 2 रिपोर्ट? टाइप 2 रिपोर्ट क्या कहती है, फिर टाइप 1 रिपोर्ट पे आएंगे, तब जाके क्लैरिटी आएगी। पहला तो वही है, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव and related control design and implementation as a specified date or throughout the specified period, and in some cases their operating effectiveness throughout the specified period। ओहो, यहां तक तो ठीक था। Throughout a specified period and in some cases their operating effectiveness throughout the specified period। ये टाइप 2 की खासियत है। इससे ऊपर तो टाइप 1 थी। टाइप 2 की खासियत क्या है कि मैंने सिर्फ आरएपी नहीं लगाई, मैंने टीयूसी भी लगाई। मैंने उन कंट्रोल्स को टेस्ट किया सैंपल बेसिस पर, और टेस्ट करने के बाद मैंने ये पाया कि हाँ यार, इस स्पेसिफाइड पीरियड में या थ्रू आउट द ईयर इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और इंप्लीमेंटेड ही नहीं था, मेंटेन्ड भी था। डिजाइन और इंप्लीमेंट तो ठीक है, मेंटेन भी तो रह थ्रू आउट द ईयर, इफेक्टिव भी तो होना चाहिए, इफिशियंट भी तो होना चाहिए। वो रहा कि नहीं रहा, वो कौन बताएगा? यही बताएगा, यही बताएगा, यही बोल रहा है। टाइप 2 रिपोर्ट टाइप 1 रिपोर्ट से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस
इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, और उससे भी ज्यादा बढ़कर इंटरनल कंट्रोल की कंटिन्यूअस इफेक्टिवनेस बता रही है, पीरियोडिक इफेक्टिवनेस बता रही है। ये टाइप 2 रिपोर्ट की खासियत है। टाइप 2 रिपोर्ट सिर्फ डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं बताती, टाइप 2 रिपोर्ट बताती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर समझ में आया दोस्त? टाइप 1 रिपोर्ट सिर्फ क्या बता रही थी, हाँ भाई इनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये हैं और उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल लगा रखे हैं, डिजाइन भी कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रखे हैं। टाइप 2 रिपोर्ट क्या कह रही है, डिजाइन भी कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रखे हैं, और ऐसा इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड या थ्रू आउट द ईयर रहा है, और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी थ्रू आउट द ईयर रही है। किसी कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द ईयर रही है या नहीं रही है, ये कैसे चेक करोगे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा यार आपने तो अपने बैंक ऑपरेशन ही आउटसोर्स कर रखे, बैंक के अकाउंट को आउटसोर्स कर दिया आपने, बोला हाँ। बैंक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आउटसोर्स्ड, ओ मतलब बैंक स्टेटमेंट सीधा एक्सपोर्ट होता है कहाँ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो वहां से एक्सपोर्ट होके तो सारे अकाउंट में इफेक्ट डाल देता है। बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है, बोले इससे हमको बैंक रिकंसिलेशन हर महीने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा बैंक हमेशा टैली रहता है। मतलब रियल टाइम अकाउंटिंग। जैसे ही बैंक में कोई ट्रांजेक्शन आता है, बैंक की सॉफ्टवेयर एक्सेस बैंक ने हमको दे रखी है बैंक स्टेटमेंट की, वो बैंक स्टेटमेंट की एक्सेस लेके हम अपने सॉफ्टवेयर से लिंक कर देते हैं, वहां से हमारा बैंक स्टेटमेंट एक्सपोर्ट होकर इस सॉफ्टवेयर में जाता है और यहाँ उसकी सारी अकाउंटिंग हो जाती है, और ये काम हमने आउटसोर्स कर रखा है। बढ़िया। अब पहली बात, आपने इस पे इंटरनल कंट्रोल क्या लगा रखा है, बोला अभी आपको बताया तो सही, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड है, हाँ। जब एक काम करो, मुझे ऑडिट ट्रेल दिखाओ कि पिछले 12 महीने में रेगुलर बेसिस पे बैंक स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर इंपोर्ट हुआ और इफेक्ट में आया। उन्होंने कहा चलो सर आप ईआरपी में आपको दिखा देते हैं। उन्होंने ईआरपी में हमको दिखाया कि देखो सर, ये हर महीने जो बैंक स्टेटमेंट है ये इंपोर्ट होता है और इसकी एंट्री होती है। तो बिल्कुल सही है, थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड जो है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड तो रहा भाई 12 के 12 महीने। मैंने कहा एक काम कर, एक महीने की अकाउंटिंग एंट्रीज मैं अपने आर्टिकल से चेक करवाऊंगा, या हर महीने के बैंक ट्रांजेक्शन, हर महीने के 5 बैंक ट्रांजेक्शन मैं अपने आर्टिकल से चेक कराऊंगा कि वो टाइमली अकाउंट फॉर हुए, और जो अकाउंट फॉर हुए वो सही अकाउंट फॉर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, सही अकाउंट फॉर हुए कि नहीं, टाइमली अकाउंट फॉर हुए कि नहीं, दिखवा लो। आर्टिकल ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, आर्टिकल ने इंटरनल कंट्रोल टेस्ट किया और आके बोला कि सर सब सही है। इसका मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने न सिर्फ डिजाइन देखी, न सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखा, बल्कि मेंटेनेंस भी देखा, और साथ में टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाकर इफेक्टिवनेस भी देखी, और अब वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा। दैट इंक्लूड्स, जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल नहीं होगा, उसकी सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑन कंट्रोल भी होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव करने के लिए, जो पिछली रिपोर्ट में भी थी। लेकिन अब होगी नई चीज, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रिजल्ट देयर ऑफ। मैंने यहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए और उनका परिणाम ये रहा, ये भी देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
का ऑडिटर बोलेगा कि हे यूजर ऑडिटर, ये ले भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट भी। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार ये तो वहां भी था और ये तो वहां भी था, ये दो चीजें तो टाइप 1 रिपोर्ट में थी, टाइप 2 में तुमने नया क्या जोड़ा? टाइप 2 में हमने नया ये जोड़ा। क्या आपको टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर समझ में आ रहा है? एक जगह सिर्फ आरएपी लग रही है, एक जगह आरएपी प्लस टीओसी दोनों लग रही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप 1 रिपोर्ट ज्यादा सही एश्योरेंस दे रही है कि टाइप 2 रिपोर्ट, तो आप भी बोलोगे टाइप 2 रिपोर्ट इज गिविंग मोर एप्रोप्रिएट मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट। अब वापस जाओ टाइप ए। A design, a description prepared by management of the service organization of control activities and related control that have been designed and implemented as specified date पे, period में नहीं, specified date पे, and report by service auditor with the objective of conveying a reasonable assurance to the user auditor that includes service auditor's opinion on description of system control and related control to achieve their specific objective। सिर्फ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। यहाँ क्या किया? स्पेसिफाइड पीरियड डेट तो ठीक है, उसके बाद थ्रू स्पेसिफाइड डेट और थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड एंड इन सम केसेस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड, ये एक नई चीज डाल दी। वहां कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कंट्रोल, वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे वो बोल रहे थे। सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ द कंट्रोल टू अचीव द स्पेसिफिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बात तो वहां हुई नहीं थी। ये बात तो यहीं हुई है। एंड उसके बाद ये वाली बात तो कहीं थी नहीं वहां पे। तो जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये पिंक पिंक क्या है? दिस इज एडिशनल रिपोर्टिंग बाय टाइप 2 रिपोर्ट। ये पिंक पिंक जो दिख रहा है, दिस इज एडिशनल रिपोर्टिंग बाय। ओ पाऊ जी, बहुत सिंपल बात है। ये दो रिपोर्ट आ गई हैं, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या है? सर्विस ऑडिटर is giving his report that prescribes description of internal control objectives and related internal control by management and their design and implementation as a specified, and auditor's opinion that he has reasonable assurance that whatever description given by management about their internal control and related control as compared to the objective, I have reasonable assurance that they are going to achieve the objective। लेकिन उसी के अंदर दो फ्लेवर और डाल दिए जाएं कि I can give you a reasonable assurance that throughout a specified period the operating effectiveness of the internal control is good, and my test of control I applied and these are the results of test of control, then that would become type 2 report। आइए जरा इसको अब फाइनली एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं।
जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि क्या है कि अभी इसके बाद इसका बाप भी अपने पास है। 3402 वो एक अलग ही चीज है। SAE 3402, चलिए, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब तक पूरी स्टोरी ऐसे 402 की। ऐसे 402 इन नटशेल। ऐसे 402 को हम नटशेल में समझ रहे हैं। सब कॉन्सेंट्रेट करें यहां पर। तक जो पढ़ा उसके बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू, सो दैट हम अपनी लैंग्वेज वहां पर लिख पाए, क्योंकि खाली पढ़ने से काम नहीं चलता। तो SAE 402 नट शेल में क्या कहता है? ये कहता है कि भाई साहब, एक है सी लिमिटेड, उसके ऑडिटर हैं CA घनघोर। ये जब यहां ऑडिट करने पहुंचे, इन्हें पता चला कि सी लिमिटेड ने एसो नाम के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपना परचेस सेल बैंक परचेस सेल और अकाउंट्स आउटसोर्स कर रखा है। CAGG को अब चिंता हो गई, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो किया हुआ है वो आउटपुट किसके पास है? सी लिमिटेड के पास। और उस आउटपुट पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है किसको? घनघोर को। घनघोर कह रहा है मैं इस पे ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लूं, लेकिन मुझे इंटरनल कंट्रोल पर भरोसा करना होता है, क्योंकि मेरी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। क्या वहां इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है, क्या वहां इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट है, क्या वहां इंटरनल कंट्रोल मेंटेन्ड है, और क्या उस इंटरनल कंट्रोल को थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन्ड है, और क्या उस इंटरनल कंट्रोल की इफिशियंसी सही है। ये सारी जानकारियां मेरे पास जब तक नहीं होंगी, तब तक मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड नहीं कर सकता। सॉल्यूशन निकल के आया कि एक ऑडिटर आएगा, वो ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को ऑडिट करेगा। सिस्टम्स का ऑडिट करने के बाद सर्विस ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को CA घनघोर उस रिपोर्ट को इवेल्युएट करेगा और उस रिपोर्ट को यूज करेगा। फिर वो उस रिपोर्ट के यूज से अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेगा। अब सर्विस ऑडिटर कहता है, ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है, सर्विस ऑडिटर दो तरीके की रिपोर्ट दे सकता है, एक टाइप 1 रिपोर्ट और एक टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में वो बोलेगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन किया है, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया है एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। टाइप 2 रिपोर्ट में बोल रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है और इंप्लीमेंट किया है एज ऑन स्पेसिफाइड डेट और थ्रू आउट द ईयर। और थ्रू आउट द ईयर नहीं, और थ्रू स्पेसिफाइड पीरियड। कोई स्पेसिफाइड पीरियड मतलब ईयर। एंड वहां ये भी हो सकता है that I have applied a test of control and the test of control results are these। ये कहलाती है टाइप 2 रिपोर्ट। मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, उसके रिजल्ट ये हैं, थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड डिजाइन और इंप्लीमेंट रहा। और यहाँ ये क्या बोल रहा है? एज ऑन स्पेसिफाइड डेट ये रिलेवेंट है, मैंने इसको स्टडी किया और मैंने पाया, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस है ये अपने इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। ये तो कह रहा है मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाई और पाया इंटरनल कंट्रोल कैसा है। और ये तो कह रहा है थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड मैंने ये देखा है कि इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड रहा है। तो टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट में अंतर है।
Are you able to grasp what exactly 402 is trying to say? क्योंकि जब तक आप ये ग्रास्प नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या आपको ये ग्रास्प हो रहा है 402 ने क्या बोला? आगे बढ़ू? सिद्धार्थ, तन्मय, आगे बढ़े भाई? समझ में आ रहा है कुछ? गुड। ये क्या है? ओ भाई, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट जो आएंगी, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट जो आएंगी, उनको कोरिलेट किससे करोगे? तुमको मालूम भी है कंट्रोल कहाँ कहाँ चाहिए? ये तो नहीं मालूम है कंट्रोल कहाँ कहाँ चाहिए। तो फिर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का करोगे क्या? टाइप 1 रिपोर्ट आ गई, टाइप 2 रिपोर्ट आ गई, तुम्हें नॉलेज है कि चाहिए किधर किधर से कंट्रोल? और ये जो सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है, ये किन किन कंट्रोल के बारे में दे रहा है? बाबू, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट को अगर तेरे को समझना है ना, तो तू पहले सर्विस तो अंडरस्टैंड कर कि वो क्या क्या दे रहा है। और तेरे को मालूम है क्या कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से कंट्रोल डिस्क्राइब किए और उनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कहाँ कहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए? कहाँ कहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए, ये तुम्हें मालूम है क्या? अपना मॉड्यूल का जो फ्लो है, अपन ने वो फ्लो पकड़ रखा है। टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट को आपको इसलिए बताई कि वो दो तरीके की रिपोर्ट होती है। अरे वो रिपोर्ट को यूज कैसे करूं? पहले मुझे तो मालूम हो कौन कौन से कंट्रोल है। मुझे मालूम ही नहीं कि कंट्रोल कौन कौन से, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, मैं रिपोर्ट का क्या? अरे भाई, रिपोर्ट तो तेरे पास पहले दिन अवेलेबल रहेगी भाई, रिपोर्ट की दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट की दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत दूसरी है। या फिर मुझे ये तो पता पड़ेगी यहाँ है क्या क्या। तो आओ जरा पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या सर्विसेज ले रहे हैं और कैसी कैसी ले रहे हैं। सबसे पहले ऑब्टेन कीजिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस पीरियड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दी है, ठीक है। हाँ, उस पर इंटरनल कंट्रोल भी है, ठीक है। नेचर ऑफ सर्विस क्या है? बैंक के ट्रांजेक्शन आउटसोर्स हो गए। सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है क्या? हाँ, बैंक, कैशड बैंक और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अफेक्ट होंगे। इंटरनल कंट्रोल का सिग्निफिकेंस है क्या? बहुत है। अगर इनकी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन गलत हो गए तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत हो जाएंगे। अच्छा, यूजर मैनुअल पढ़ा क्या? वो किस तरीके से करते हैं? हाँ, मैंने पढ़ लिया। क्या इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या करेंगे? सर वो भी देख लिया। कितना मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस है? सर बहुत सारा मटेरियलिटी ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। तुम्हारे इफेक्ट ऑन प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल पे इफेक्ट पड़ रहा है क्या उसका? बिल्कुल पड़ रहा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो इंटरनल कंट्रोल थी वो यहाँ एलिमिनेट हो चुकी है, उसका एलिमिनेशन का ही सब्सटीट्यूट ये है। अच्छा, कितना इंटरेक्शन होता है यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में? सर मंथली इंटरेक्शन होता है। मंथली वो स्टेटमेंट वहां जाता है, वो स्टेटमेंट वहीं से अकाउंट फॉर हो जाता है, फिर उनका आदमी भी देखता है, हमारा आदमी भी देखता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना सर? होल्डिंग सब्सिडरी है। ओहो, वो तो फिर गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं। आ, हम कर क्या रहे हैं? हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो? सर पहले तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ नेचर ऑफ सर्विस क्या है।
फिर देख रहा हूं इंटरनल कंट्रोल क्या है। अच्छा, कैसे देख रहे हो? नीचे ए बी सी दिए हुए, डी, 4 चीजें हैं, उनसे देख रहा हूं। ए में क्या देख रहे हो? नेचर ऑफ सर्विस क्या है, सिग्निफिकेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल क्या है, यूजर मैनुअल पढ़ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ। इससे मुझे नॉलेज आ जाएगा कि भाई नेचर ऑफ सर्विस जो दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल जो अफेक्ट हो रहे हैं, वो हमें पता चल रहे हैं। दूसरा, मटेरियलिटी देख रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स की जो प्रोसेस हो रहे हैं। ओके। तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑन इंटरनल कंट्रोल भी देख रहा हूँ कि जब इन लोगों ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ले ली, ऐसा कौन सा कंट्रोल है जो सब्सटीट्यूट हो गया, तो मुझे पता चला कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सब्सटीट्यूट हो गया। कितना इंटरेक्शन इनका होता है, how much interactions they are having with the entity. Many a times they have good interaction with the reasonable interaction with the entity. Okay. Is there any relationship between entity and user entity? No, there is no relationship in service organization and user entity. Okay, then we have inherent risk with us, that what is going on. Let us evaluate design and implementation. अब हमें अगर वहां भेज दें तो हम कर लें, हमें ना भेजें टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट ले लें। दैट्स वेरी सिंपल। अब उन्होंने टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट भेज दी, ठीक है। वेदर यूजर ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस बाय सर्विस ऑडिटर एंड इफेक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल टू असेस द आरओएमएस। हाँ, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही था। मैंने सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ले ली है ताकि मैं इंटरनल कंट्रोल पे इफेक्ट को असेस कर सकूं। अगर यूजर एंटिटी से आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते हो, आप कोई एक चीज कर सकते हो, या तो ऑब्टेन करो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, visit to perform procedure at service organization, use another auditor to perform procedure for evaluation. एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, बड़ा सिंपल है। पहले मैंने ऑब्टेन किया, अंडरस्टैंड किया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज दे रहा है इंटरनल कंट्रोल के साथ, वो क्या दे रहा है। फिर मैंने उसका डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएट करना चाहा। डिजाइन और इवेल्युएट करने के बाद मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए। ये तो तब की बात है जब मैंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस के ऑडिटर को यूज ही नहीं किया। मेरे पास ऑप्शन था, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे बताया, मैं समझ गया। जरूरी नहीं है। कल एक बात उठी थी, क्या ये जरूरी है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर आए ही? आज मैं जवाब दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर हो। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी के ऑडिटर को ये परमिशन देती है कि वो आके देख ले और चेक कर ले, तो भाई ये दो काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। मैं सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिसॉल्टी क्यों करूंगा? मैं सर्विस ऑडिटर को लाऊंगा ही क्यों? मैं तो खुद ही अंडरस्टैंड कर लूंगा। हाँ, मुझे तुमने जाने नहीं दिया, या मुझे यूजर एंटिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है उससे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है। तो यूजर एंटिटी के पास जाने के बाद अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आए हो, तो आप ये 4 काम कर लो। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लो, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट करके यूजर एंटिटी के थ्रू कॉन्टैक्ट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, विजिट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, परफॉर्म करो प्रोसीजर। अनदर ऑडिटर को, हो सकता है आप अपना ऑडिटर लगा दो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, कौन मना कर रहा है? वो इजाजत तो दे। वापस समझो, फिर से समझो कि यहां हो क्या रहा है। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज, एक बार फिर समझना। अभी यहां पर इस पेज में टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को
दिमाग से बाहर कर दो अगर इस पेज को समझना है तो। इस पेज को समझना है, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को बाहर कर दो। अभी तो अपन सीधे सीधे बात करो। कहानी में ट्विस्ट है। घनघोर गया सी लिमिटेड का ऑडिट करने। सी लिमिटेड ने एसओ को बहुत सारी सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी, जिनके बारे में तमाम जानकारियां सी के पास ही अवेलेबल है। यूजर एंटिटी के पास इतनी ज्यादा जानकारियां अवेलेबल है कि घनघोर को लगा ही नहीं कि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाए या सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज यूज करे। क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे 402 में जरूरी नहीं है कि सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज को यूज ही किया जाए? क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे 402 में टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है? अगर यूजर एंटिटी के पास इतनी ज्यादा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जानकारियां हैं जिनसे यूजर ऑडिटर सेटिस्फाइड है, तो क्या जरूरत है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की? जाना ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, तीसरे आप यहां देखिए, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग उनके इंटरनल कंट्रोल को आप समझो, आप इवेल्युएट करो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप देखो यूजर ऑडिटर ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर सारी जानकारी अवेलेबल है वहां पे तो आपको दिक्कत क्या है? हाँ, अगर ये जानकारियां कहाँ उपलब्ध नहीं है? यूजर एंटिटी के पास। तो वेलकम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, एंड दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज obtain the type 1 or type 2 report. It is not only option. Don't get type 1 and type 2. Contact करो सर्विस यूजर एंटिटी के थ्रू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, विजिट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर यूज करो। आना तो चाहिए सर्विस ऑडिटर, नहीं चाहिए सर्विस ऑडिटर, ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मेरा सिस्टम ऑडिटर तेरे यहाँ आ रहा है, अलाउ कर। जी माई बाप, आने दो, कोई दिक्कत ही नहीं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर हमेशा जरूरी नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट हमेशा जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर हो। कोई जरूरी नहीं है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट हो। ये तो तब चाहिए जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन परमिट ना करे, भाव ना दे इनको। यानी प्रिफर्ड मेथड कौन सी है? ग्रीन और पिंक। जब ये ना लगे then go to blue, and that is type 1 and type 2 report. Are you getting my point? And when you are doing all this, तो ये सारी चीजें तो आप ही को लगानी पड़ेंगी ना दोस्त। नेचर ऑफ सर्विस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब अपन लगाएंगे। क्या दिमाग में क्लैरिटी आई? ऐसे 402 की क्लैरिटी आई सब तरफ से? आज हमको अब ये मालूम है कि इस कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। किस कहानी में? इस कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। तो अब अगर अपन ऐसे 402 की ओवरऑल स्टोरी सुने तो क्या होगी? आओ ऐसे 402 की ओवरऑल स्टोरी पे काम करें। इसी को तो कहते हैं ऑडिट। सीए घनघोर सी लिमिटेड के ऑडिट पर गए।
सी लिमिटेड के ऑडिट पर जाने के बाद देखा कि उन्होंने तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रखा है, बहुत सारा आउटसोर्स कर रखा है। हमने सी से पूछा कि तुमने जो जो आउटसोर्स कर रखा है उसकी जानकारी दो, उन्होंने दे दी। हमने कहा इस पर उन्होंने क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है वो जानकारी दो, उन्होंने दे दी। हमने कहा एक काम करो, हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखने दो, उन्होंने जाने दिया। हमने कहा हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अपना ऑडिटर लेके जाना चाहते हैं, उन्होंने जाने दिया। हमने जो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जानकारी मांगी उन्होंने दी। हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गए कि जो इंटरनल कंट्रोल है और जो उनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सही है। काम खत्म हो गया। ना टाइप 1 रिपोर्ट चाहिए, ना टाइप 2 रिपोर्ट चाहिए। लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें आने से मना कर दिया, कुछ दिखाने से मना कर दिया, कुछ नहीं दे रहा है। अब हम कहेंगे ला पूरी रिपोर्ट को दे दे। दे दे रिपोर्ट, हम उस रिपोर्ट पे बिलीव कर लेंगे। इस रिपोर्ट में तू बताता है कि एग्जिस्टेंस है, डिजाइन्ड है, इम्प्लीमेंटेड है, स्पेसिफाइड डेट पर। इस रिपोर्ट में तू बताता है एग्जिस्टेंट, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेड है, इफेक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करा और इफेक्टिव रहा है या तो स्पेसिफाइड पीरियड तक, या इफेक्टिव रहा है थ्रू आउट द ईयर। यहां तक की यात्रा आई है अपनी अभी से 40 क्लियर, दिमाग में गई कुछ? हेलो, कुछ समझ में आया? कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, बाकी तो सब याद हो जाएगा। फंडामेंटल समझ में आना जरूरी है ऐसे 402 का कि हो क्या रहा है। ये अलग चीज है, पहला रिसॉर्ट तो इसी पे है, ये तो अल्टरनेटिव रिसॉर्ट है। अब आप पूरे जमाने में ऐसे 402 के यूट्यूब पे आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, सबके सबके, पूरे इंडिया के। आप ये पर्सपेक्टिव लाके लाओ, गेट दिस पर्सपेक्टिव, यू वॉन्ट गेट, दिस इज कॉल्ड ऑडिट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ द स्टैंडर्ड, देन ओनली यू कैन राइट नाउ। अब आपसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछेगा और ये कहेगा कि सीए घनघोर ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जितनी जानकारियां दी सारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सीए घनघोर को दे दी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सीए घनघोर के पास हर जानकारी अवेलेबल है, लेकिन उनके क्लाइंट का कहना है ना, उनके आर्टिकल का कहना है ना, हमें तो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट लेनी पड़ेगी सर्विस ऑडिटर से। अब आदमी बगले जाकर एग्जाम में बैठ के बोले यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। ओ भाई, कंसेप्चुअली पढ़, सब समझ में आएगा। गॉट इट? तो बाकी की बातें करते हैं इसके बारे में कल, और कल अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। टुमारो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस एंड वी फिनिश दिस ऐसे 40। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड इट वेरी केयरफुली।